आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी पहले डर फैलाती है फिर इसे हिंसा में बदल देती है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज, कहा राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। सत्येंद्र जैन का नया वीडियो आया सामने, मसाज के बाद अब स्पेशल खाना खाते हुए आए नजर। संजय जायसवाल की सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी, कहा 3 दिसंबर तक 10 लाख नौकरी नहीं तो नहीं चलने देंगे सदन। सीएम गहलोत का बड़ा दावा, कहा मोदी शाह से बीजेपी वाले नहीं डरते। नाइजीरिया में भयानक सड़क हादसा, बसों की टक्कर में 37 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में तय कार्यक्रम से 1 घंटे की देरी से दाखिल हुई। राहुल गांधी ने आज सुबह मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैला। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। जो डरता है वो हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटाना। गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अहमदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आजकल राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी की गुजरात की कुछ यात्राओं पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा कि वो गुजरात में अदृश्य हैं। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहा है महाराष्ट्र में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। गुजरात चुनाव में एमआईएम आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखा रही है। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है और कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में जुटी हुई है। अगले महीने 2 चरणों में होने वाले चुनाव को ओवैसी की एमआईएम ने रोचक बना दिया है। गुजरात में आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी और एमआईएम कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। गुजरात में ओवैसी ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारा जहां मुस्लिम और दलित बहुल्य हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है क्योंकि वोट बंटने की संभावना है। गुजरात चुनाव में अब बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी गुजरात में फायदा होगा या नुकसान। गुजरात चुनाव में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे? ओवैसी की वजह से बीजेपी को गुजरात में फायदा होगा। एक सर्वे में लोगों ने अपने दिल की बात कही है। सर्वे में 51% गुजरात की जनता ने हाँ में जवाब दिया है। मतलब गुजरात की 51% जनता ये मानती है कि
ओवैसी की वजह से गुजरात में बीजेपी को फायदा होगा, वहीं 49% जनता ने इस सर्वे का जवाब नहीं में दिया है। मतलब गुजरात में 49% जनता ये मानती है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को गुजरात में फायदा नहीं होगा। कांग्रेस वर्तमान में क्षेत्रीय, ओबीसी, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कुल मतदाताओं का 75% है। KHM फार्मूले ने कांग्रेस को 1985 में 182 में से 149 सीटें जीतने में मदद की थी। हालांकि कहा जा रहा है कि गुजरात में MIM और आप कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है। गुजरात के राजकोट जिले में राज समाधिहाला गांव में किसी भी राजनीतिक दल को प्रचार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अपना वोट नहीं दिया तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। गांव के सरपंच ने कहा कि 1983 से यहां राजनीतिक दलों को प्रचार करने की अनुमति नहीं देने का ये नियम लगा हुआ है। जब भी कोई भी इलेक्शन आता है तब 100% मतलब 95 से 96 तक हर बार वोटिंग होता है और कंपलसरी यहाँ सबको वोट देने के लिए जाना पड़ता है। अगर किसी को कोई काम आ गया है तो जो हमारे लोग हैं, गांव के लोग जो 10-12 लोग रहते हैं, हमारे कमेटी के मेंबर, वो सब वोटिंग से पहले 2-3 दिन पहले सब इकट्ठा होके और गांव के लोग जो अपने अपने इलाके के सब जो आगेवान रहते हैं वो सब मिल के तय करते हैं। फिर उसके बाद जो कोई वोट करने नहीं आता, अगर उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत होती है, कोई कारणों आ नहीं सकते तो बोलते हैं कि भाई हमको यहाँ जाना है, शादी ब्याह में कोई काम आ गया तो वोट करने नहीं आ सकते। अगर कोई ऐसे ही बेकार बैठा रहेगा और वोट करने नहीं आएगा तो उसके ऊपर 51 रुपीज़ का फ़ाइन लगता है। उसके ऊपर भी फ़ाइन लगता है। हमारी यहाँ स्थानिक लोक अदालत है। अगर कोई गांव में छोटा मोटा झगड़ा रहता है तो स्थानिक लोक अदालत में आते हैं। उसका अध्यक्ष हमारे हरदेव सिंह जाडेजा है। उन्हीं की बदौलत 78-9 से लेके आज तक उसने जो काम किए हैं वही का काम गांव में दिख रहे हैं सब। हमारे गांव में पहले से ये नियम लगा है कि किसी पार्टी का वो बैनर नहीं लगाना, किसी को फ़ोटो नहीं लगाना, वो खुद ही नक्की कर लेता है हमारे गांव वाले किसको वोट देना है। वो अपनी मर्ज़ी से वो सब वोट दे सकता है, लेकिन वोट देना फर्जियात है। सभी को, सभी आदमी को वोट देने के लिए यहाँ हाजिर होना पड़ता है। नहीं आ सकता है तो उसका कुछ कारण उनको दिखाना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल में गया हो, ऐसा हो तो उसको कानून नहीं लगता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन होटल का खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने ये वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये जेल नहीं रिजॉर्ट लग रहा है। वहीं इस वीडियो ने सत्येंद्र जैन के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सही से खाना नहीं दिया जा रहा है। After claiming that a rapist was actually a physiotherapist giving physiotherapy to Satyendra Jain inside jail, which was actually a head massage and a chumpy and a foot massage, now another video has emerged in which Satyendra Jain can be seen served food which is not from the jail but from outside jail. He is served food by 2 other attendants as if he is in a resort or a restaurant, and there is a variety of delicacies and dishes that are placed before him, as if he's not there for saza of bhrashtachar, but maza of malish and restaurant food. This shows the kind of VVIP treatment that was being given to Satyendra Jain inside Tihar jail, courtesy Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal ji must answer that why a person who was kept in jail for the last 5 months by the courts was being given this facility by keeping him as a mantri to take vasuli from Sukesh and others, to take malish from a rapist, and also why was he allowed to be served such kind of food that was from outside the jail, and that too with 2 attendants serving him the food as if he is inside jail for a big victory and is there for a vacation and in a resort and not inside a jail. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 360 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,70,075 पर पहुंच गई है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 6,046 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 5 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,596 हो गई है। इन 5 मरीजों में 4 वो लोग शामिल हैं जिनके नाम
संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं, जबकि 5वीं मौत पिछले 24 घंटों में हरियाणा में दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 6046 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है। वहीं पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 163 की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। देश में अभी तक कुल 4,41,33,433 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219,87,88,440 खुराक दी जा चुकी हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं बीते दिन आप ने बीजेपी पर कई हमले बोले थे, तो आज बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप धोते धोते यमुना भी मैली हो गई है। एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिसने अपने जिम्मे का काम पिछले 7-8 सालों में जब से दिल्ली में है कुछ किया नहीं और लगातार जनता को धोखा देने का काम किया, और जब कोई बात हो दूसरे की तरफ उंगली कर दो। भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और पे उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ ही उठती हैं। और मुझे आज सुबह एक और बात याद आ रही थी, और वो यही थी, यमुना मैली हो गई है इनके पाप धोते धोते। मुलायम सिंह यादव की जयंती मंगलवार को धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिता को श्रद्धांजलि देने के साथ ही नेताजी की यादें ताज़ा रखने के लिए सैफई महोत्सव कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेताजी ने इतनी बड़ी पार्टी बनाई, जन आंदोलन तैयार किया, हम सब मिलकर नेताजी के आंदोलन को मजबूत करेंगे। समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का जो सामने हैं उनका धन्यवाद देता हूं। बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, और आए हुए मंच पर नेता लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज नेताजी के कार्यक्रम में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें सैफई महोत्सव जिस तरीके से नेताजी मनाते थे और कार्यक्रम चलाते थे, आने वाले समय में अगर सैफई महोत्सव हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यूपी रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 36 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शनिवार एक रिटायर्ड महिला सुपरवाइजर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले की जांच के लिए सीओ सिटी की अगुवाई में टीम बनाई गई थी। मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। स्नेह कुमारी नाम की 65 वर्षीय महिला जो अकेले अपने घर में रहती थी, MIG का फ्लैट था उनका, उसमें उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। उनका गला कटा हुआ था जब उनके शव को वहाँ देखा गया। पुलिस ने मौके पे पहुँच करके अपनी छानबीन शुरू कर दी। मुकदमा लिख करके उसमें कार्रवाई की कि उनका जो इकलौता बेटा नोएडा में रहता है उनको भी सूचित किया गया, उनके घर वालों को भी बताया गया। शुरुआत में घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ कोई सामान फैला हुआ था, लेकिन उससे घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने तमाम पहलुओं पे जांच पड़ताल की और अंततोगत्वा इसमें घटना को अनरावल करते हुए उसके रहस्य उद्घाटन के बाद इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना की पूरी जानकारी मिली है। दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, एक तो राजा राम पाल है और दूसरा संदीप। इन दोनों ने अपनी पूछताछ में बताया है कि घटना के दिन ये लोग सुबह वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए गए थे। उन्हीं के द्वारा हायर किया गया था उनको। साफ़ सफाई के बाद वो उनके घर में जा कर के उन्होंने उनसे दिहाड़ी भी ली अपनी 400 रुपये की, वहाँ चाय वगैरह भी पी। और इसी बीच में राजा रामपाल ने ये देख लिया कि इनके घर में ये अकेली रहती हैं और इनके यहाँ और कोई रहता नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना बनाई। विकास नाम का भी लड़का उनके साथ था, राजा रामपाल का बेटा है। और बाद में इन दोनों ने, संदीप और विकास ने आकर के, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वो महिला चूँकि अकेले रहती थी तो वो इतना केयरफुल थी कि वो बिना किसी जान पहचान वाले को जाने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। लेकिन चूँकि ये दोनों सुबह ही उनके यहाँ से गए थे, दोबारा जब वो गए इस घटना के इरादे से उनके यहाँ,
तो उनकी आवाज़ सुन करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला ये लोग उनको धक्का दे के अंदर घुसे और गिरा दिया, जिससे वो थोड़ा अचेत हो गए। इन्होंने जो संदूक था जिसमें इनका शक था कि कुछ पैसे मिलेंगे, वहाँ से इनको 6,000 रुपये मिले और मृतका का मोबाइल फ़ोन मिला। ये लेकर के जाने के पहले उन्होंने कि मृतका उठने पे इनको पहचान लेगी, इनका नाम ले लेगी, इन्होंने उसके गले पे अटैक करके उसकी हत्या कर दी और भाग गए। पुलिस ने छानबीन की, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दोनों व्यक्तियों का बेंजीन टेस्ट भी कराया गया। वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया इसमें। राजा राम पाल और संदीप दोनों के नेल्स से ब्लड के क्लॉट्स मिले हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मौजे टोला गांव में प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी दल या नेता अगर ये सोचता है कि वो पैसे बांटकर बिहार के 5 करोड़ जनता का वोट खरीद सकता है तो वो गलत है। बिहार में केवल 4 मुद्दों पर वोट पड़ता है। धर्म, जाति, लालटेन को वोट नहीं करना है या भाजपा को हराना है। पैसा पर इतना कोई कहेगा पैसा नहीं है कि पैसा से सबके वोट खरीद ली। पूरा बिहार के पूरा बिहार में 5 करोड़ आदमी के ईमान देके कोई कितना दम नहीं है कि 5 करोड़ आदमी के पैसा देके खरीद ली। हम मुखिया के चुनाव के बतियावत नहीं रे भाई, पहले बतवा समझ ली। सबे तो अपना के होशियारे बुझता। जब देखा तनी लइकन के आधा लइकन के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, कोई ऐसा घर नहीं खे जरा घर में 10,000 20,000 खातिर आदमी रोजी रोजगार करे खातिर बाहर मजदूरी नहीं खे करत। लेकिन सब हमनी के अपना के होशियारे बुझता। कोई नहीं खे सीखे के तैयार। ये नहीं खे बुझत कि जौन गलतियां बटन दबावत वही से ही दिक्कत बा। अब बहुत होशियार बन के बटन दबा रहे हैं तो आपका लड़का जिस गरीबी और गुर्बत में आपकी जिंदगी बीती है, इसी में उसका भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर आजाद कैसे सुधरी? जब रउआ अपन लड़का के चिंता ना करो तो मोदी जी या लालू और प्रशांत किशोर और लड़का के चिंता करी हन। रउआ बताई हमरा के। रउआ अगर आपन और अपन लड़का के चिंता ना करो तो कोई दूसरा आदमी राउर लड़का के चिंता ना करी। देखी लालू जी के लड़का 10वां नहीं खे पास कैले तो लालू जी के चिंता बा कि कैसे मुख्यमंत्री बन जाओ। लालू जी लागल बाड़न, ठीक बा। दिक्कत ऐसे नहीं खे कि लालू जी के लड़का 10वां पास नहीं खे और मुख्यमंत्री बने चाहता या उनका बाबूजी चाहता कि मुख्यमंत्री बन जास। दिक्कत ए बात से बा कि राउर लड़का 10वां पास हो गई, MA BA कर लेलस, ओकरा कौनो नौकरी नहीं खे, ओकरा चपरासियों के नौकरी नहीं खे मिलत और रउआ कोनो चिंते नहीं खे। रउआ तो आजो जाते पर धर्मे पर वोट दिहल चाहता नहीं तो कैसे सुधरी रे भाई? राउर लड़का के नौकरी नहीं खे और रउआ जात के नाम पर वोट दे तो काहे राउर लड़का के नौकरी मिले के चाहिए? बबूल के पेड़ लगाई तो आम कहाँ से खाई? यह बतावे खातिर पैदल पैदल चलता नहीं। अगर बिहार के सुधरे के बाद तो रउआ हमारा सब मिल के प्रयास करे के पड़ी। कोई नेता आई मंच पर खड़ा हो लंबा लंबा बात कही कि हम आई तो ठीक कर दे, हमरा के वोट दे दो। हम रउआ के कहे आइल मानी कि अगर हमरा के रउआ वोट दियो दे तब वो सुधरे वाला नहीं थे। जब तक लोग ना सुधरियन तो हमरा एक आदमी से सुधरी। 50 बरिस से कितना नेता कितना पार्टी आके गइलन जा, कुछ सुधरल बिहार में? 40 वर्ष पहले भी बिहार देश के सबसे गरीब राज्य रहे। बिहार में जॉब नियुक्ति पत्र और बहाली को लेकर घमासान जारी है। इसी बीच बीजेपी ने अब CTET और BTT अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाई है। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिहार सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 13 दिसंबर तक अगर बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी तो बीजेपी सदन नहीं चलने देगी। वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे और तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है। सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी। वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है
और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और दोनों को जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब 10 लाख मत दो। हम भी जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो दो कम से कम आप। तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे, हर हालत में यह नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारा, आपका या किसी का भी राजनीतिक विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आज तक आपने 4 महीने बीतने के बाद एक नौकरी नहीं दी है। कम से कम इन CTET और BTET के बच्चों को नौकरी देकर पहले नौकरी की तो शुरुआत करें। 10 लाख का हिसाब आपसे बाद में पूछेंगे, यह करें। और हर हालत में हम विधानसभा में इसके निर्णायक स्थिति करने के बाद ही विधानसभा शांति से चलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान से कांग्रेस भड़क गई है। उन्होंने अपने इस बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता का चेहरा बदल गया है और वो सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए जो राहुल गांधी के बारे में ऐसा अनर्गल बोल रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, ये PWD का सारा पैसा कमीशनबाजी में जा रहा है। सड़कें बन नहीं रही, पुल टूट रहे हैं, सड़कें जो बन रही हैं खुद रही हैं, सिंचाई बांध टूट रहे हैं, पूरा कमीशन का राज चला हुआ है। सर, हेमंत बिस्वा ने कहा है कि उसकी मैं निंदा करता हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। सुबह करीब 7 बजे बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोंदरली गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जो शाम 6 बजे से यात्रा बुरहानपुर शहर पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कल रात को पहुंचेंगी, जो उनका शेड्यूल आया है, और वो 2 दिन रुकेंगी। 26 तारीख को उनका रवाना है। 26 को क्या कितने बजे जाएगी ये फाइनल नहीं है, पर वो कल रात को लगभग 9 बजे इंदौर से बाय रोड यहाँ पहुंचेगी और उनके साथ रॉबर्ट और उनके बच्चे भी होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन के पाली दौरे पर पहुंचे थे। जब वो पाली से जोधपुर एयरपोर्ट पर आए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी पर करारा हमला किया। अच्छा माहौल है, वहाँ सरकार विरोधी लहर भयंकर है, इसलिए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बार बार हर वीक आते 2-3 दिन के लिए। पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं, गली गली कहते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उस पर स्थिति बन गई है। तो आप सोच सकते हो स्थिति क्या होगी। वो हालात पूरे गुजरात के अंदर बने हुए हैं। अमेरिका के बड़े वॉलमार्ट स्टोर में भीड़ पर गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई है। एक समाचार एजेंसी ने वर्जीनिया के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। एक बंदूकधारी ने मंगलवार शाम अमेरिका के वर्जीनिया के वॉलमार्ट स्टोर में कई लोगों पर गोली चला दी। शहर के अधिकारियों ने बताया कि गोली चलाने वाले को भी मार गिराया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सैम सर्कल पर मौजूद वालमार्ट स्टोर में बंदूकधारी के होने की पुष्टि की थी। चेसापेक शहर की पुलिस ने बताया कि शूटर भी मृत पाया गया है। एक न्यूज फुटेज में दिखाया गया है कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है और जांचकर्ता और पुलिस स्टोर और इलाके की छानबीन कर रही है। वहीं अभी तक हताहतों की सही संख्या साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि 10 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए हैं। वर्जीनिया के स्टेट सेनेटर ने कहा है कि वो अमेरिका की इस ताजा भीड़ पर गोलीबारी को देखकर टूटी हुई हैं, जो वर्जीनिया के चेसापीक के वॉलमार्ट स्टोर में हुई है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगी जब तक बंदूक की हिंसा का कोई हल ना निकल जाए। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर मैदुगुरी के बाहर 3 बसों की टक्कर से कम 37 लोगों की मौत हो गई। देश की सड़क सुरक्षा एजेंसी ने ये जानकारी दी। बोर्नो राज्य की सड़क सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख उत्तेन बोई ने कहा कि दुर्घटना तब हुई जब 2 कमर्शियल बसों में आमने सामने की टक्कर हुई और उनमें आग लग गई।
बोइंग ने कहा है कि अब तक 37 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इनमें से ज़्यादातर लोगों की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुके थे। टक्कर बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगरी से करीब 35 किलोमीटर दूर जकाना गांव के पास हुई। टक्कर तब हुई जब बसों में से एक का टायर फट गया और ये विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से टकरा गया। फेडरल रोड सेफ्टी कॉर्प्स सेक्टर कमांडर ने बताया कि अत्याधिक गति के कारण ये दुर्घटना हुई है। बसों में से एक ने नियंत्रण खो दिया और वो अपने रास्ते से भटक गई और दूसरे में जा घुसी। प्रशासन की देखरेख में आज सामूहिक रूप से शवों को दफन किया गया है। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया की खराब रखरखाव वाली सड़कों पर दुर्घटनाएं आम है, जो बड़े पैमाने पर तेज गति और यातायात नियमों की अवहेलना के कारण होती हैं। इससे पहले मंगलवार को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में एक बस के ट्रक से टकरा जाने से 17 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हो गए थे। मीडिया में आई खबर के मुताबिक पीड़ित पूर्वोत्तर गोम्बे राज्य से यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा उत्तरी शहर कानो के बाहर टायर फटने के बाद ओवरलोड कार के बांध में गिरने से शनिवार को 9 लोगों की मौत हो गई थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।